में हम एक हाई स्कूल गर्ल को देखते हैं जो कि अपने स्कूल की वॉल पर कुछ कार्व करके लिख रही होती है, यानी कि कुरेद रही होती है। और वो ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर रही थी, जिसके अंदर वो किसी तरह के रूल्स के बारे में बात कर रही होती है। और ये रूल्स थे कि साजू यानी कि कोरियन एस्ट्रोलॉजी सिस्टम के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर कोई भी विश मांगता है तो वो विश पूरी हो जाती है। फिर वो लड़की अपनी विश मांगने लगती है और वो अपनी विश फोन के अंदर रिकॉर्ड कर रही थी। और उसकी इच्छा ये थी कि वो किसी को खत्म होने देखना चाह रही थी, जिनके लिए वो यहाँ पर ये विश मांग लेती है। और वो लोग जो थे वो एक से ज्यादा थे, यानी कि वो मल्टीपल लोगों को खत्म करने की इच्छा रख रही थी। फिर वो लड़की एक कटर से खुद की ही गर्दन को काट लेती है और बहुत खून बह जाने की वजह से वो खत्म हो जाती है। और पीछे वाली वॉल पर हम उस लड़की का नाम और उसकी साजो यानी कि डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं। और वो लड़की उस वॉल पर अपना नाम और डीओबी ही कार्व कर रही थी। उस लड़की का नाम यहाँ पर होता है ही योंग और उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 12 मार्च 2005। खैर, इसके बाद में हम सिया नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपनी आंटी के साथ रहती है। उसकी आंटी एक हॉस्पिटल में नर्स है, तो वो मोस्टली बाहर ही रहती है, टाइम हॉस्पिटल में ही व्यतीत करती है। फिर सिया स्कूल के लिए तैयार होने लगती है और उसके रूम में रखी हुई ट्रॉफीज और मेडल से साफ पता चल रहा था कि सिया असल में एक एथलीट है। खैर, फिर इसके बाद में सिया को डाइनिंग टेबल पर उसकी आंटी का क्रेडिट कार्ड मिलता है जो कि वो उसके लिए छोड़ गई थी ताकि वो स्कूल में खर्चा वर्चा कर सके। फिर सिया तैयार हो जाती है और वो अपने क्लासमेट ग्योनवू को टेक्स्ट करती है जो कि उसके ऊपर वाले ही अपार्टमेंट में रहता है। फिर ग्योनवू जो होता है वो जल्दी से तैयार होकर लिफ्ट के पास आता है और वहां पर सिया उसका इंतजार कर रही थी। और अचानक से यहाँ पर होता यह है कि सिया जो होती है वो ग्योनवू की गाल पर किस कर देती है, क्योंकि वो दोनों कुछ समय से डेट कर रहे थे और ये बात सिया और ग्योनवू ने ज्यादा किसी को नहीं बताई थी। खैर, फिर वो दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके बाद में हम नारी नाम की एक और स्टूडेंट को देखते हैं और ये जो है वो ग्योनवू और सिया की ही क्लासमेट है। अब वो अपने फोन में एस्ट्रोलॉजी चेक कर रही थी और आज की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसके मन में जो कुछ भी था उसको कह देना चाहिए। खैर, अब उसके लाइफस्टाइल से साफ पता चल रहा होता है कि वो काफी अमीर घराने से आती है। इनफैक्ट वो स्कूल में भी कार से ही आया जाया करती थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर ग्योनवू को देखती है तो वो कार से बाहर उतर जाती है क्योंकि उसे ग्योनवू पर क्रश था और वो जाकर ग्योनवू से चिपकने लगती है। और तभी वहां पर योंगवूक नाम का एक और स्टूडेंट आ जाता है और वो नारी को मजाक मजाक में ग्योनवू से दूर कर देता है, क्योंकि योंगवूक जो है वो ग्योनवू का बेस्ट फ्रेंड है और सिया और योंगवूक एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। अब यहाँ पर सिया ने बस योंगवूक को ग्योनवू और खुद के बारे में बताया था कि वो डेट कर रहे हैं, तो सिया योंगवूक को इशारों में कहती है कि वो किसी तरह इस बात को नारी के सामने लीक कर दे कि ग्योनवू और सिया डेट कर रहे हैं। और योंगवूक जो होता है वो ऐसा ही करता है और वो नारी को तंग करने लगता है। खैर, अब वो ग्योनवू से ही पूछने लगता है कि वो और सिया हमेशा दोनों साथ में दिखते हैं, तो कहीं वो दोनों डेट तो नहीं कर रहे। और नारी ये बात सुनकर खुश नहीं लग रही थी, यानी कि इनडायरेक्टली ये बात लीक कर दी गई थी। तो योंगवूक नारी से पूछता है कि कहीं उसे ग्योनवू से प्यार तो नहीं है, तो वो कहती है कि हाँ उसे प्यार है। लेकिन योंगवूक जो होता है वो उसकी बात को मजाक में ले जाता है और कहता है कि ऐसी बात है तो वो भी नारी से प्यार करता है। और योंगवूक से तंग आकर नारी वहां से सीधा अपनी क्लास में चली जाती है। खैर, अब इसके बाद क्लासरूम के अंदर हमें हाजून नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है और असल में हाजून, सिया, ग्योनवू, योंगवूक और नारी जो हैं वो एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं, यानी कि इन सबका एक फ्रेंड्स ग्रुप है। और यहाँ पर ये ग्रुप बहुत पहले से था, सभी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन हाजून सिया को प्यार करता है और ये बात योंगवूक को पता थी, तो वो हाजून को क्लियर करने के लिए उसको बताने लगता है कि ग्योनवू और सिया डेट कर रहे हैं। और वो अपना लैपटॉप भी हाजून को ठीक करने के लिए देने लगता है। और हमको यही पता लगता है कि 2 दिन बाद योंगवूक का बर्थडे भी है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर टीचर आ जाते हैं, जिसके चलते योंगवूक उसे वो बात बता नहीं पाता। फिर टीचर उनके आखिरी टेस्ट के मार्क्स बताते हैं और पूरे सिटी में मैथ्स में 100% लेने वाले 2 स्टूडेंट उनकी ही क्लास से थे और वो दोनों स्टूडेंट थे हाजून और योंगवूक। लेकिन सभी स्टूडेंट्स और टीचर काफी हैरान थे क्योंकि हाजून तो बहुत स्मार्ट था, तभी तो योंगवूक उसको लैपटॉप ठीक करने दे रहा था। लेकिन योंगवूक जो था वो बिल्कुल उसका उल्टा था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था पढ़ाई में। लेकिन यहाँ पर उसने फिर भी 100% स्कोर किया था। लेकिन टीचर का साफ कहना था कि टेस्ट में चीटिंग का कोई चांस ही नहीं था। तो योंगवूक ने चीटिंग नहीं करी और वाकई में उसके 100% आए हैं। अब तभी योंगवूक के फोन पर गिरिगो नाम के एक ऐप का नोटिफिकेशन आता है और योंगवूक की विश पूरी हो गई थी। फिर रिसेस टाइम में पूरा का पूरा ग्रुप यानी कि सिया, ग्योनवू, नारी और हाजून जो होते हैं वो योंगवूक से पूछते हैं कि उसने मैथ्स में 100% कैसे लिए। और तब जाकर योंगवूक उनको बताता है कि उसे गिरिगो नाम के एक ऐप के बारे में पता चला था, जिसमें अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर अपनी इच्छा उस ऐप के अंदर रिकॉर्ड करके सेंड कर दोगे तो विश पूरी हो जाएगी। लेकिन विश पूरे मन से मांगनी पड़ती है, तभी वो विश पूरी
पूरी होती है। अब उसकी बात सुनकर कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी वो सभी के फोन पर उस ऐप का लिंक भेज देता है क्योंकि वो ऐप सर्च करने पर नहीं मिलने वाला था। अब योंगवुक अपनी बात साबित करने के लिए वो ऐप, अपनी विश वाली रिकॉर्डिंग और वो नोटिफिकेशन दिखाता है, लेकिन तब भी कोई उसका यकीन नहीं करता और उसके बाद में वो सभी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में उस ऐप में 24 घंटों का एक टाइमर भी शुरू हो गया था और योंगवुक सोचता है कि शायद वो वेटिंग टाइम अगली इच्छा मांगने के लिए होगा। खैर फिर हम नारी और सिया को देखते हैं जो कि योंगवुक के बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन नारी योंगवुक के बारे में बुरी बुरी बातें बोल रही होती है तो सिया उसको चुप करवा देती है क्योंकि नीचे सीढ़ियों पर योंगवुक खड़ा हुआ था। और जब वो नारी से पूछता है कि वो क्या बातें कर रही थी तो नारी कहती है कि वो दोनों तो उसके बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो योंगवुक कहता है कि उसको गिफ्ट नहीं चाहिए और वो दोनों बस बर्थडे पार्टी में आ जाएं। फिर नारी और सिया वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि योंगवुक ने नारी की सारी बातें सुन ली थी और वो बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था, यानी कि दोस्त होते हुए भी वो बुराई कर रही थी। फिर हम क्लासरूम में नारी को देखते हैं जो कि ग्योनवुक को ही देखे जा रही थी और सिया को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी हम योंगवुक को भी देखते हैं जो कि काफी दुखी नजर आ रहा होता है। अब तभी एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि कुछ पत्थरों से एक टावर बना रही होती है और उस टावर में से एक सफेद सांप बाहर निकलता है। वो लेडी जाकर ये बात अपने हस्बैंड को बताती है कि एक गेस्ट आने वाला है। तो हस्बैंड पूछता है कि बैड गेस्ट होगा या फिर गुड गेस्ट होगा और क्या उसे डैगर निकाल लेना चाहिए। तो लेडी कहती है कि उसको नहीं पता कि गेस्ट अच्छा होगा या फिर बुरा, लेकिन उसे तैयार रहना होगा। यानी कि ऐसा लग रहा था कि इस कपल को कुछ तो पता था जो कि बाकी लोगों को नहीं पता है। खैर स्कूल के बाद में सिया को दिखाया जाता है जो कि कुछ स्पोर्ट्स के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जैसे कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर रेस, मैराथन एटसेट्रा। लेकिन ग्योनवू जो होता है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता क्योंकि उसके मन में पिछले साल हुई डिस्क्वालिफिकेशन का डर था और इस वजह से कोच ग्योनवू को डांटने लगती है। फिर सिया ग्योनवू को समझाती है कि वो प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की तरह समझकर करे, ना कि मैच की तरह, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब शाम की प्रेप क्लासेस के अंदर योंगवुक और हाजुन को दिखाया जाता है और हाजुन गौर करता है कि योंगवुक ठीक नहीं लग रहा था और वो यहाँ पर किसी तरह की पिल्स भी खा रहा होता है। मीनवाइल कोच सिया को बताती है कि सिया नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो गई है और इस बात से वो बहुत खुश थी। फिर कोच ये भी बोलती है कि उसे सिया और ग्योनवू के डेट करने के बारे में पता है और वो उसे ग्योनवू को भी प्रैक्टिस में लेकर आने के लिए कहती है। अब तभी योंगवुक को सिया की कॉल आती है, लेकिन सिया कुछ बोल नहीं रही थी तो वो बाहर चला जाता है और बाहर उसको एक बिल्ली दिखती है जो कि खिड़की पर टैप करके चली जाती है। तभी योंगवुक फोन पर सुनता है कि ग्योनवू, नारी और सिया कॉन्फ्रेंस पर उसके बारे में बात कर रहे थे, वो भी गलत गलत बातें, और उसकी बर्थडे पार्टी मिस करने की बात बोल रहे थे। और तभी अचानक कॉल भी कट हो जाती है। तो योंगवुक सिया को कॉल करने लगता है, लेकिन सिया तो कोच के साथ थी और उसका फोन उसके बैग में उसके लॉकर में था, यानी कि कॉल सिया ने कभी किया ही नहीं था, यानी कि कॉन्फ्रेंस कॉल जो थी वहां पर ऐसी हुई नहीं थी। फिर सिया अपने लॉकर से अपना बैग उठाकर घर जाने लगती है और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी घर जा रहे थे, लेकिन योंगवुक वापस क्लास में जा रहा होता है। और बाहर अब हमें ग्योनवू को दिखाया जाता है और बाहर से कुछ स्टूडेंट गुजर रहे होते हैं जो कि किसी ऐप की ही बात कर रहे थे, जो कि पक्का गिरिगो ऐप ही होगा। फिर सिया आकर ग्योनवू को सारी बात बताती है कि वो नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो गई है और ग्योनवू इससे बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों बस से घर जाने लगते हैं। रास्ते में अब सिया ग्योनवू को बताती है कि कोच को उन दोनों के बारे में पता है। ये सुनकर ग्योनवू काफी परेशान हो गया था क्योंकि कोच उसको पहले से ही पसंद नहीं करती थी। अब घर आकर सिया अपनी आंटी को टेक्स्ट करके सिलेक्शन वाली बात बताती है और सिया योंगवू की 39 मिस्ड कॉल्स देखती है और तभी सिया को उसकी आंटी का टेक्स्ट आता है और वो भी सिया की सिलेक्शन से काफी खुश थी, लेकिन वो आज भी घर नहीं आने वाली थी, उनको हॉस्पिटल में काम था। तो इसलिए वो ग्योनवू को अपने घर खाना खाने के लिए बुला लेती है। इसी बीच वो योंगवू को कॉल बैक करना भी भूल गई थी, मतलब 39 मिस कॉल्स थी, लेकिन उसने अपने दोस्त को कॉल नहीं किया। अब हो सकता है कि वो सिलेक्शन के चलते बहुत खुश थी, उसका बॉयफ्रेंड भी घर आने वाला था तो उसको लगा कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। खैर अब तभी वहां पर ग्योनवू आ जाता है और वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। सिया उसे योंगवू की मिस्ड कॉल्स के बारे में बताती है। फिर हम नारी को देखते हैं जो कि अपने कजन को बोलकर अपने लिए एक फेक आईडी बनाने के लिए कह रही थी और उसका कजन भी इसके लिए मान जाता है और फिर नारी उस फेक आईडी की हेल्प से क्लब में एंटर कर जाती है क्योंकि वो 18 साल से कम थी और क्लब नहीं जा सकती थी। जहां पर हम उसके कजन ब्रदर और सिस्टर को देखते हैं जिन्होंने फेक आईडी बहुत ही अच्छे से बनाई थी जो कि काम कर जाती है। अब तभी हाजुन को दिखाया जाता है जो कि योंगवू का लैपटॉप चेक कर रहा था और उसे लैपटॉप पर पूरे ग्रुप की फोटोज दिखती हैं और उसको याद आता है कि योंगवू काफी परेशान दिख रहा था, तो वो उसे टेक्स्ट करने लगता है और वहां पर वो उस गिरिगो ऐप को देखता है। वो उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक को प्रेस करने ही वाला था ताकि वो सिया का बॉयफ्रेंड बनने की विश मांग सके, लेकिन तभी उसे उसकी बहन की कॉल आ जाती है तो वो फोन वहीं पर रखकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। यानी कि फिलहाल तो वो बच गया था क्योंकि जो ऐप है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा होता। फिर हमें सिया को दिखाया जाता है जो कि योंगवू को कॉल करती रहती है और योंगवू सिया से ये पूछता है कि क्या सिया कल उसकी बर्थडे पार्टी में आएगी। तो सिया कहती है कि कल उसे प्रैक्टिस करनी है क्योंकि वो नेशनल्स में सेलेक्ट हो गई थी। अब यहाँ पर योंगवू कॉल कट कर देता है और उसको कंफर्म हो जाता है कि पहले
पहले भी कॉल शायद से सिया ने ही करा होगा, लेकिन हमको पता है कि वो कॉल किसी और ने करी थी और अभी वो काफी दुखी था, जिसके चलते वो सिया की सिचुएशन को समझ नहीं पाता। अब यहाँ पर जिस किसी ने भी वो कॉल करी थी वो यही चाहता था कि योंगवुक ऐसा सोचे कि सिया और बाकी सब उसके दोस्त जो हैं वो उसकी पार्टी में नहीं आने वाले। अब सिया को उदास देखकर ग्योनवू अपने फोन में वो गिरगो ऐप ओपन करता है जो कि उसने इंस्टॉल कर लिया था, और अब वो एक कार्डबोर्ड के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांगने लगता है कि सिया की प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए। और वो ये सब खाली सिया को हंसाने के लिए कर रहा था। और विश रिकॉर्ड करने के बाद ग्योनवू उस विश को सेंड कर देता है। फिर अगली सुबह फिर से ग्योनवू और सिया को दिखाया जाता है और इस बार वो दोनों लिप पर किस करते हैं और वो दोनों इससे काफी खुश थे। खैर फिर जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो वहां पर ना नारी होती है और ना ही योंगवुक। तो उन दोनों को लगता है कि योंगवुक और नारी क्लास में होंगे, लेकिन क्लास में बस योंगवुक था जो कि सो रहा होता है। लेकिन सिया देखती है कि वो तो जाग रहा था और सिया के पीछे वाले बेंच की तरफ देखे जा रहा था और वो कल शाम से यहीं पर था, घर नहीं गया था। उसके हाथ में उसका फोन भी था और उस पर टाइमर में 2 मिनट दिखा रहा था। अब तभी वहां पर टीचर आ जाते हैं और योंगवुक के फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर वो योंगवुक को खड़ा होने के लिए कहते हैं, लेकिन वो खड़ा नहीं होता। तो हाजून और ग्योनवू उसको उठाने जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उसको कुछ होने लगता है। तो सिया भी उसके पास जाती है, लेकिन तभी अचानक योंगवुक ठीक हो जाता है और अगले ही पल वो अपने बैग में से एक कटर निकालता है और वो उस कटर को हवा में स्विंग करने लगता है। जब ग्योनवू उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। फिर वो सिया के पीछे वाले बेंच की तरफ देखकर किसी को वहां से जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। और तभी योंगवुक सिया पर अटैक कर देता है और वो सिया के साथ विंडो तोड़कर क्लास से बाहर गिर जाता है। हम ये देखते हैं कि टाइमर में अब खाली 26 सेकंड लेफ्ट शो कर रहा था और योंगवुक किसी के पोजीशन में था, क्योंकि वो सिया से हेल्प मांग रहा होता है और वो मरना नहीं चाहता था ऐसा बोल रहा था। तभी यहाँ पर अचानक से योंगवुक जो होता है वो खड़ा हो जाता है और वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ अपने आप उसी कटर से खुद का गला चीर देता है और खून बह जाने की वजह से वो खत्म हो जाता है। और तभी एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि वो टाइमर अब 0 हो गया था, यानी कि 24 घंटे का टाइमर। मतलब ये था विश मांगने के बाद पूरी होने के बाद में इंसान 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, जिसके साथ ही पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बचपन की सिया को दिखाया जाता है, जिसके माता पिता ने खुद को खत्म कर लिया था और इसलिए वो अपनी आंटी के पास ही रहने आ गई थी और वहीं पर उसको ग्योनवू पहली बार मिला था। सिया न्यू स्कूल में शिफ्ट हुई थी और स्कूल के बच्चे उसके बारे में बातें कर रहे थे। इस बात से सिया बहुत दुखी हो जाती है और तब वहां पर उसे ग्योनवू और नारी मिलते हैं जिन्होंने सिया की बहुत हेल्प करी थी। वहीं पर हाजून भी था जिसे पहली बार सिया को देखते ही उससे प्यार हो गया था। फिर सिया के पास में योंगवुक आता है और वो उसे अपना फेवरेट की चेन देता है। यहाँ पर पहली बार सिया इतने दिनों बाद हंसी थी और पहली बार उसके साथ कोई अच्छे से बात कर रहा था, उसे ट्रीट कर रहा था अच्छे से। उस दिन के बाद से ही ये सभी बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। इनका एक ग्रुप बन गया था 5 लोगों का। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इन 5 के अंदर भी कुछ ना कुछ एक दूसरे को लेकर जेलेसी जरूर मौजूद थी। एनीवे सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम वहां पर स्कूल में पुलिस को देखते हैं और वहीं पर योंगवुक के मौत को खुद को खत्म करने वाले सीन में कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर हम पिछली रात के एक फ्लैशबैक को देखते हैं और हमको ये पता लगता है कि योंगवुक सारी रात स्कूल में नहीं था, वो अपने घर पर था और वहां पर सिया उससे माफी मांगने भी आई थी और वो योंगवुक को उसका बर्थडे गिफ्ट देकर उसको ये बताती है कि बाकी के दोस्त भी उसकी बर्थडे पार्टी में जरूर आएंगे। फिर योंगवुक उसे माफ कर देता है और वो सिया को बताता है कि उसको किसी ने कॉल करा था जो कि उसकी तरह ही साउंड कर रही थी, लेकिन वो सिया नहीं थी। फिर इसके बाद हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि सिया के पास में उसकी कोच आई थी और वो सिया को घर जाकर आराम करने के लिए कहती है क्योंकि वो काफी दुखी थी और ऑब्वियस सी बात है वो योंगवुक को अपना भाई जैसा मानती थी। कोच ये कहती है कि उसकी 2 से 3 दिन की प्रैक्टिस कैंसिल कर दी गई है और जब सिया ये बात सुनती है तो उसे सब समझ आ जाता है। वो जल्दी से कोच की तरफ भागती है ये बताने के लिए कि वो ठीक है और कोच उसकी प्रैक्टिस को कैंसिल ना करे। लेकिन अचानक से ही सीलिंग से एक पैनल नीचे आकर गिरता है और सिया जो है वो खत्म होने से बाल बाल बचती है और उसको ये भी समझ में आ गया था कि अगर किसी ने विश को चेंज करने की कोशिश करी या फिर बीच में ऑब्स्टेकल बना तो वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि ये जो कुछ भी कर्स था वो काफी खतरनाक था। फिर जल्दी से सिया अपने दोस्तों के पास जाती है और ग्योनवू भी वहीं पर था। वो उसे बताती है कि उसकी प्रैक्टिस कैंसिल हो गई है और ग्योनवू उसको ये बोलता है कि उसे गिरिगो ऐप का नोटिफिकेशन आया था कि उसकी इच्छा पूरी कर दी गई है और अब उस ऐप पर 24 घंटे वाला एक टाइमर फिर से शुरू हो जाता है। खैर अब सिया इससे बहुत डर गई थी और वो ग्योनवू और बाकी सबको सारी बातें समझाने की कोशिश करती है कि आखिरकार योंगवुक के साथ क्या हुआ था और ग्योनवू के साथ आगे क्या होने वाला है। और वो सभी ग्योनवू की विश वाली रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, लेकिन कोई भी अभी सिया की बात पर विश्वास नहीं करता। अब सिया जो थी वो ये बोले जा रही थी कि टाइमर खत्म होने पर ग्योनवू यानी कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो बिल्कुल योंगवू की तरह ही खुद को खत्म कर लेगा। लेकिन नारी सिया पर गुस्सा करने लगती है तो ग्योनवू उन दोनों को शांत करता है और सिया उनको बताती है कि वो किसी अपने को ऐसे खत्म होते नहीं देख सकती क्योंकि उसने अपनी माँ और पिता को भी सेम सिचुएशन में देख रखा है। अब जितने में वो बातें कर रहे थे उतने में हाजून उस टाइमर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो एक गीकी बच्चा था, लेकिन उस ऐप
ऐप को डिलीट करने का कोई फायदा नहीं होता और उसका ये कहना था कि अगर वो उस ऐप के कोड्स को चेक कर पाएंगे तो शायद से वो उस ऐप को रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि टाइमर रिवर्स करा जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपना लैपटॉप चाहिए था। सो यहाँ पर सिया जो होती है वो सभी को उसके घर पर आने के लिए कहती है। ऑब्वियस सी बात है उसकी आंटी वहां पर शायद नहीं होगी। फिर सिया और ग्योनवू अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जब ग्योनवू आराम कर रहा था तब उसे सिया का कॉल आता है। लेकिन जब ग्योनवू कॉल रिसीव करता है तो आगे से सिया और नारी उसके बारे में गलत बातें बोल रहे थे, लेकिन ग्योनवू को पता था कि वो सिया नहीं थी और वो तो उनके साथ थी, इसलिए वो जल्दी से भागकर सिया के पास जाता है और वो उसको कॉल सुनाने वाला था, लेकिन तभी वो कॉल कट हो जाती है। तो सिया ग्योनवू को बताती है कि योंगवू के साथ भी सेम चीज हुई थी, उसको भी उसके नाम से ही कॉल आया था। एनीवेज अब वहां पर नारी और हाजुन भी आ गए थे और हाजुन ग्योनवू का फोन लेकर उस ऐप को चेक करने लगता है, लेकिन उस ऐप के कोड्स बिल्कुल ही सिंपल थे और हाजुन ने एक सोल्यूशन निकाल लिया था। अब उसने गिरिको ऐप रिवर्स कर दिया था और ग्योनवू का फोन रिबूट हो रहा होता है और शायद से रिबूट होने के बाद में वो ऐप डिलीट होना चाहिए था और टाइमर भी बंद हो जाना चाहिए था। खैर अब तभी यहाँ पर अचानक से ग्योनवू अपनी आंख को रब करने लगता है, यानी कि आंख मसलने लगता है और वो अपनी आंख को इतना ज्यादा मसल रहा था कि सिया को बीच में आकर उसको रोकना पड़ता है, लेकिन ग्योनवू सिया को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई हो। फिर हम देखते हैं कि उसकी आंख पूरी तरह लाल हो गई थी और वो किसी इनविजिबल व्यक्ति की तरफ पॉइंट कर कर उसको दूर रहने के लिए बोल रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर योंगवूक ने भी किया था। कि तभी ग्योनवू जो होता है उसको कोई कंट्रोल करने लगता है और ग्योनवू खुद की आंख को ही हर्ट कर लेता है और तभी हम उसके ऊपर उसी इनविजिबल शक्ति को देखते हैं जिसे सिर्फ ग्योनवू ही देख पा रहा था। और असल में ये कोई और नहीं बल्कि एपिसोड 1 के शुरुआत वाली ही लड़की थी, यानी कि हियोंग। और सबसे बड़ी बात कि ये उसकी वेंजफुल स्पिरिट थी जिसने कि ग्योनवू को पजेस कर लिया था और इस बात का पता उस लेडी को भी पता चल गया था जिसको हमने पहले एपिसोड के अंदर देखा था, जिसके सामने एक सफेद रंग का सांप आया था जिसने कि किसी को एक डैगर निकालने के लिए कहा था। अब पजेस्ड हुआ ग्योनवू सभी पर हमला करने लगता है और तभी उसका फोन भी ऑन हो जाता है, लेकिन टाइमर अभी भी चल रहा था, यानी कि जो कुछ भी था वो इस ऐप से रिलेटेड था। अब वो अचानक से ही पोजेशन में हाजुन को कहता है कि उसकी वजह से अब सभी मरेंगे, क्योंकि हाजुन को कभी बीच में आकर उसको रोकना नहीं चाहिए था, यानी कि हियोंग की स्पिरिट को। और वो हाजुन को गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और उसने उसे लगभग खत्म ही कर दिया था। लेकिन सिया जो होती है वो हाजुन के लैपटॉप से ही ग्योनवू के सर में मार देती है और ग्योनवू हाजुन को नीचे गिरा देता है। वो पहले सिया की तरफ देखता है और फिर नीचे गिर पड़ता है, एज उसके सर में काफी चोट आई थी। और इस सारे हादसे को नारी अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है, यानी कि उसने आपदा में भी अवसर देखा। अब इन सब से होता यह है कि सारे के सारे दोस्त बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद में ग्योनवू को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और सिया को भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। फिर डॉक्टर आकर सिया को बताती है कि ग्योनवू की कंडीशन बहुत सेंसिटिव है। अब सिया से मिलने वहां पर नारी आती है। वो उसको ये बताती है कि ग्योनवू के माता पिता सिया को ही ग्योनवू की ऐसी कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। अब असल में नारी वहां पर शायद से सिया का ध्यान रखने आई थी या फिर एक्टिंग कर रही थी, लेकिन सिया उसको ये कहती है कि वो ठीक है और वो नारी को सिया के घर पर जाकर अपना सामान लेकर अपने घर जाने के लिए कहती है और वो घर का पिन भी अपनी डेट ऑफ बर्थ उसको बता देती है। अब नारी वहां से चली जाती है और तभी हमें हाजुन को दिखाया जाता है, जिसे उसकी बड़ी बहन हायंग का कॉल आता है। हम देखते हैं कि हायंग वही लेडी है जिसे हमने पहले देखा था और उसके सामने एक सांप आया था, यानी कि सफेद रंग का। असल में वो एक शेमन है, मीडियम है और साइकिक है और वो हाजुन को बताती है कि हाजुन और उसके दोस्तों के पीछे एक वेंजफुल स्पिरिट है और उन्होंने एक वेंजफुल स्पिरिट को प्रोवोक किया है। पहले तो हाजुन अपनी बहन का यकीन नहीं करता, लेकिन जब हाजुन को वो सारे हादसे डिटेल में बताती है जो कि हाजुन और उसके दोस्तों के साथ हुए थे, तो हाजुन समझ जाता है कि हाँ, उसकी बहन बिल्कुल सच बोल रही थी। अब तभी उसकी बहन उस सफेद सांप की ओर देखती है और वो बहुत परेशान हो जाती है, जैसे कि उसको कुछ बता रहा हो। और अब वो हाजुन को जल्दी से जाकर सिया को चेक करने के लिए कहता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि ग्योनवू को अचानक से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी पल्स बंद हो गई थी। खैर अब सिया को अपने बचपन के विजन्स आने लगते हैं जब उसके माता पिता हॉस्पिटल में थे और इसलिए सिया ग्योनवू को बचाने के लिए गिरिगो ऐप के अंदर अपने विश को रिकॉर्ड करने लगती है और उसकी विश ये थी कि ग्योनवू ठीक हो जाए। अब तभी हायंग जो होती है वो अपने हस्बैंड को डैगर निकालने के लिए कहती है। मीनवाइल ग्योनवू की पल्सेस वापस चलने लगी थी और अब तक हाजुन सिया के पास पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। और अब सिया उसको ये बताती है कि ह्योंगवू के खत्म होने के टाइम उनकी क्लासरूम में कोई इनविजिबल प्रेजेंस थी और जब ग्योनवू उन पर हमला कर रहा था तब भी वहां पर कोई इनविजिबल व्यक्ति था और इसलिए ही सिया ने ग्योनवू के ठीक होने की विश मांगी है ताकि वो उस इनविजिबल शक्ति को देख पाए और तभी उसको पता चल पाएगा कि वो सब कुछ उनके साथ क्यों हो रहा है और उनके साथ ये सब कर कौन रहा था। फिर हम सिया के घर में नारी को देखते हैं जो कि वहां पर ग्योनवू के फोन को चेक करने आई थी, जिसके अंदर उसका टाइमर चल रहा था और वो उस टाइमर को अपने फोन के टाइमर से कंपेयर करती है, यानी कि नारी ने भी कोई न कोई विश मांगी होगी और उसके पास लगभग 22 घंटे थे। लेकिन तभी वो देखती है कि ग्योनवू के फोन का टाइमर अचानक बंद हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, उसकी सांसें लौट आई थी। और इसी के साथ में दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हाजुन जो होता है वो सिया को बताता है कि उन लोगों को उसकी बड़ी बहन हायंग के पास जाना होगा और उसने अपने सभी दोस्तों से अपनी बड़ी बहन के बारे में झूठ कहा था कि वो फॉरेन में स्टडी कर रही है, लेकिन असल में हायंग एक बहुत ही अच्छी जॉब छोड़कर एक शेमन बन गई थी और अब उन दोनों के पास उनको जाना पड़ेगा। और फिर ये दोनों बिना देरी किए हायंग से मिलने निकल पड़ते हैं, लेकिन उसका घर असल में जंगल के बीचों बीच था और बहुत ही ज्यादा दूर भी था। तो वो जिस कैब में आए थे उसका ड्राइवर उनको रास्ते में ही छोड़ देता है क्योंकि आगे रास्ता सुनसान था और सामने रोड पर एक पेड़ भी गिरा हुआ था। फिर वो दोनों ही पैदल ही चलने लगते हैं और वो दोनों भटक गए थे और ऊपर से सिया एक इंसेक्ट से डरकर भागने लगती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि गनीमत से उसके भागने की वजह से वो दोनों ही हायंग के घर के पास पहुंच गए थे और मुझे लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था बल्कि पक्का कोई शक्ति थी जो कि इनको यहाँ तक लेकर आई थी। अब वो हायंग के घर के गेट तक पहुंच जाते हैं और वहां पर हाजुन सिया को बताता है कि वहां पर वो पहले 2-3 बार आया है, लेकिन वहां एक आदमी रहता है जो कि उसकी बहन की रक्षा करता है और वो जितनी बार भी वहां पर आया उस आदमी ने उसे ये बोलकर वहां से भगा दिया कि अगर हायंग उस गेट से बाहर गई तो वो मारी जाएगी। खैर फिर वो आदमी गेट खोलता है और हमको पता चलता है कि जिस आदमी की बात हाजुन कर रहा था वो आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि हायंग का ही पति है जिसका नाम है बांग यूल। अब पहली बार ऐसा होता है कि वो उन दोनों को देखते ही अंदर आने के लिए कहता है। तभी सिया को ग्योनवू की कॉल आती है और वो सिया से ये पूछ रहा था कि वो है कहाँ पर कि तभी हायंग जल्दी से घर से बाहर भाग कर आती है और वो सिया को कॉल का जवाब देने से मना कर देती है। और तभी अचानक से होता ये है कि हियंग की स्पिरिट जो होती है वो सिया को पजस कर लेती है और वो सिया को हर्ट करने लगती है। तो हायंग बांग यूल को बोलकर रोप मंगवाती है यानी कि रस्सी, और वो सिया को रोप से बांध देती है। और फिर होता यह है कि सिया से उसके फोन को अलग करना पड़ता है और इसके अंदर उसे काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो सिया के हाथ से वो फोन नीचे गिरा देती है जिसके चलते सिया बेहोश हो गई थी। फिर हायंग जो होती है वो अपने भाई को ये बताती है कि इस वक्त सिया का फोन जो है वो उसी वेंजफुल स्पिरिट का एक वेसल है और उनको एक रिचुअल करना होगा। अगर रिचुअल पूरा हो गया तो वो सिया को बचा सकते हैं। अब फाइनली हायंग और बांग यूल वो रिचुअल शुरू करते हैं जिसके लिए वो सिया का फोन एक बोल के अंदर रख देते हैं। फिर सिया उस वेंजफुल स्पिरिट की कर्ज वर्ल्ड के अंदर पहुंच गई थी और वहां पर हायंग उसको बताती है कि अगर सिया को कर्ज से आजाद होना है तो उसे वो रिचुअल पूरा करना होगा और इसके लिए उसे 3 दरवाजे ढूंढकर उनको क्रॉस करना होगा इस वर्ल्ड के अंदर। फिर हायंग बांग यूल को पहला दरवाजा खोलने के लिए कहती है और वो एक इंसेंस स्टिक जलाता है यानी कि धूप बत्ती या अगरबत्ती, और यहाँ पर जब तक ये इंसेंस स्टिक जलेगी तब तक ही उसके पास वक्त रहेगा एक दरवाजे को खोलने का। अचानक से तभी तेज हवा चलने लगती है और वो एक डैगर से हायंग और सिया के अराउंड एक सर्कल बना देता है और वो हवा अचानक बंद हो गई थी, यानी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब यहाँ पर एंटर नहीं कर सकती थी। फिर इसके बाद में हायंग वापस से सिया के पास जाती है और वो उसको पहला गेट दिखाती है। बेसिकली यहाँ पर हायंग की स्पिरिट उसको गाइड कर रही थी, लेकिन वो खुद उसके साथ नहीं जा सकती थी, तो वो उसको एक सफेद धागे के जरिए हेल्प करने वाली है जो सिया के हाथ पर बंधा हुआ था। और वो सिया को वार्न करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए सिया पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, वरना वो वेंजफुल स्पिरिट जो है वो हायंग को देख लेगी और हायंग फिर सिया की हेल्प नहीं कर पाएगी। खैर अब हायंग अपना डिवाइन मास्क पहनती है और सिया पहला दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। दरवाजा क्रॉस करते ही वो अपने स्कूल में पहुंच गई थी और वहां वो वेंजफुल स्पिरिट ह्योंग वुक के रूप में उसको हॉन्ट कर रही होती है और वो बार बार सिया के सामने आकर ह्योंग वुक के खुद को खत्म करने वाले सिनेरियो को दिखा रही थी। अब वहां से भागने के लिए सिया खिड़की खोलती है, लेकिन खिड़की के बाहर जैसे ही वो सर निकालती है तो वो हर तरफ खुद को देखती है, यानी कि सिर्फ दरवाजा ढूंढ कर ही वहां से वो निकल सकती थी। लेकिन वो वेंजफुल स्पिरिट जो होती है वो सिया को लगातार हॉन्ट करे जा रही थी। लेकिन तभी सिया को एहसास हो जाता है कि वो वेंजफुल स्पिरिट यही तो चाहती है, सो वो यहाँ पर ह्योंग वुक को इग्नोर करके वहां से भागने लगती है और फाइनली उसको पहला दरवाजा मिल गया था जिसको खोलकर वो अंदर चली जाती है। अब असल दुनिया में हायंग जो होती है वो बांग यूल को सेकंड दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फिर बांग यूल एक और इंसेंस स्टिक जलाता है और सिया अचानक अपने सामने अपने पिता की कार को देखती है। कार के अंदर उसके माता पिता बहुत ही बुरी हालत में थे और उसकी माँ कार के बाहर खत्म हो गई थी। उसके साथ साथ सिया भी होती है और ये उस रात का सिनेरियो था जब उसके माता पिता खत्म हुए थे। और तभी हमें सिया के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पर सिया के माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने खुद को खत्म नहीं किया था, और हादसा इसलिए हुआ था क्योंकि सिया ने अपने डैड का ध्यान रोड से भटका दिया था, लेकिन उसने वो जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया। लेकिन फिर भी सिया के मन में आज भी इन सब चीजों का गिल्ट था। खैर अब असल दुनिया में बांग यूल हायंग से कहता है कि टाइम खत्म हो रहा है और अगर इंसेंस स्टिक खत्म हो गई तो सिया वहीं पर फंस जाएगी। तो हायंग ये कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपना मास्क उतार देगी, लेकिन इससे वो भी वहां पर सिया के साथ फंस सकती है। खैर अब स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर सिया को अपने सामने दूसरा दरवाजा दिखता है और वो उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी माँ उसका पैर पकड़ लेती है, लेकिन वो असल में वही वेंजफुल स्पिरिट थी जो कि सिया को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी।
अब रियल वर्ल्ड में हाजून को नारी का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता और तभी हाजून को सिया को बचाने का एक आइडिया आता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पर लिखकर सिया को बचाने के लिए वो विश मांगने वाला था, लेकिन अपने भाई पर खतरा देखते हुए हायंग जो होती है वो सिया के हाथ में बंधे हुए धागे को खींचकर उसको समझाती है कि वो वेंजफुल स्पिरिट है और वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, और इसलिए सिया जल्दी से उस दरवाजे की ओर भागने लगती है। अब जैसे ही वो दरवाजे को क्रॉस करती है तो उसकी आंख खुल गई थी और वो खुद को हायंग के घर में देखती है और उसके सामने बांग यूल और हायंग थे और वो दोनों उसे बता रहे थे कि हायंग आराम कर रही है। लेकिन सिया को अपने दिमाग में हायंग की आवाज लगातार आ रही थी कि उसे अभी भी दरवाजा ढूंढना है, लेकिन बांग यूल उसे कहता है कि वो आवाज उस वेंजफुल स्पिरिट की है जो कि शायद उसके पीछे रियल वर्ल्ड में आ गई है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही गलत सिनेरियो इस वेंजफुल स्पिरिट ने बनाया था। लेकिन जो रियल हायंग होती है वो अभी भी उसके दिमाग में उस आवाज को पहुंचा रही थी कि अभी भी उसको तीसरा दरवाजा खोलना है। लेकिन सिया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि आखिरकार हो क्या रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो करे क्या, कि तभी अचानक से हाजून भी ग्योनवू की तरह पजेस्ड हो जाता है और वो भी खुद को हर्ट करने लगता है। तो बांगयूल कहता है कि अगर सिया पीछे मुड़कर देख लेगी तो वो उस वेंजफुल स्पिरिट को मार पाएगा, यानी कि ये भी एक गलत सिनेरियो वेंजफुल स्पिरिट ने बनाया था। अब सिया जो होती है वो हाजून की ऐसी हालत नहीं देख पाती और वो पीछे मुड़कर देख लेती है। लेकिन तभी हमको पता लगता है कि ये सब तो बस उस वेंजफुल स्पिरिट की चाल थी और उसने अब हायंग को देख लिया था और इसी वजह से अब हायंग को खून की उल्टी होने लगती है और वो काफी कमजोर हो जाती है। वो बांगयूल को कहती है कि सिया को बचाने के लिए वो उसके लिए दरवाजा ओपन करे उस श्रापित दुनिया का, लेकिन बांगयूल कहता है कि अगर वो वहां पर गई तो उसके पास मात्र 3 मिनट होंगे वापस लौटने के लिए। तो हायंग अपने सेक्रेट बो और एरोस को लेकर श्रापित दुनिया में चली जाती है। उधर सिया खुद को श्रापित दुनिया में देखती है और वो अपने हाथ में एक लाल थ्रेड को देख रही थी जो कि किसी चीज से बंधा हुआ था, और तभी अचानक वहां पर ढेर सारी लाशें हवा में से नीचे लटकने लगती हैं जिनके फेस कवर्ड हो रखे थे, यानी कि यहाँ पर ढेर सारे लोगों को खत्म किया था इस वेंजफुल स्पिरिट ने। खैर तभी वो अपने सामने हियंग की वेंजफुल स्पिरिट को देखती है और वो रेड थ्रेड असल में उसके फोन के साथ कनेक्टेड था, जो कि ये दर्शाता है कि अब वो सिया को खत्म करने वाली है। बेसिकली उसने उसकी ही आत्मा को खींच लिया था। यहाँ पर अभी तक खेल हो रहा था कि असल में यहाँ पर जो सिया थी वो ये तीनों दरवाजे पार करके अपनी स्पिरिट को वापस से अपने शरीर में डाल सकती थी, यानी कि कर्ज को खत्म कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर हियंग की स्पिरिट ने किया क्या, उस वेंजफुल स्पिरिट ने अपने ही धागे को उससे कनेक्ट कर दिया था, जिसके चलते सिया को वो अपने साथ ले जाने वाली थी। हम ये भी देख पाते हैं कि हियंग के पीछे ही वहां से बाहर निकलने का तीसरा दरवाजा भी था। खैर अभी अचानक से ही सिया की आंखों से, नाक से और मुंह से खून आने लगता है, यानी कि अब वो खत्म हो रही थी। तभी वहां पर हायंग आ जाती है जो कि अपने सेक्रेट बो और एरो से उस रेड थ्रेड को तोड़ देती है और तभी वो सिया को लेकर उस दरवाजे की तरफ भागती है ताकि वो श्रापित दुनिया से बाहर आ पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हियंग जो होती है वो सिया के ऊपर एक कटर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन हायंग उसको बचा लेती है और वो दोनों ही रियल वर्ल्ड में वापस आ गए थे। और जैसे ही वो वापस आते हैं सिया के फोन में वो टाइमर बंद हो गया था। तभी हायंग जो होती है वो अपने भाई और सिया को बताती है कि अभी के लिए सिया सेफ है, लेकिन सब कुछ परमानेंटली ठीक नहीं हुआ है। फिर सिया कपड़े बदलने जाती है क्योंकि उन्हें सिया के कपड़े जलाने थे क्योंकि वो भी श्रापित हो गए थे। और फिर हमें बांगयूल की बातों से पता चलता है कि वो व्हाइट स्नेक और हायंग की पावर्स कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो हमला हियंग ने सिया के ऊपर किया था तो सिया को बचाते हुए वो कट जो था वो हायंग को लग गया था। और तभी हम देखते हैं कि वो सांप जो था वो हायंग के उस कट को हील कर देता है, मींस वो स्नेक भी डिवाइन था। फिर हॉस्पिटल में हम नारी को देखते हैं जो कि ग्योनवू से मिलने आई थी और उसे डॉक्टर से पता चलता है कि ग्योनवू होश में आ गया था और नारी अब उससे मिल सकती है। फिर नारी ग्योनवू को उसकी वो वीडियो दिखाती है जो उसने रिकॉर्ड करी थी और नारी ग्योनवू से झूठ बोलती है कि जब से उसने उन सब पर हमला किया है तब से सिया ग्योनवू को देखना नहीं चाहती। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार नारी ने वो सब रिकॉर्ड क्यों किया और उसने कैसे आपदा में अवसर निकाला। फिर हम बांगयूल को देखते हैं जिसे हाजून का वो पेपर मिलता है जिस पर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हाजून ने विश नहीं मांगी क्योंकि सिया ने पहले ही दरवाजा क्रॉस कर लिया था। बेसिकली उसकी बहन ने उसे बचा लिया। लेकिन बांगयूल हाजून को हायंग पर भरोसा रखने के लिए कहता है और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर वो चारों बैठकर सोचते हैं कि आगे करना क्या है। हायंग उनको बताती है कि उन्हें मेहंग को ढूंढना होगा और मेहंग वो चीज है जिसके साथ कोई स्पिरिट कनेक्टेड होती है। बेसिकली वो वस्तु जो कि उस स्पिरिट को इंसानी दुनिया से जोड़कर रख रही है, और ऐसी वस्तुएं जो होती हैं वो खुद के अंदर शापित शक्तियों को कंटेन करती हैं। हम यहाँ पर ये भी जान पाते हैं कि हियंग की जो वेंजफुल स्पिरिट है उसने उस फोन से खुद को जोड़ा हुआ था जिसको हमने देख रखा है। फिर हायंग सिया को ये बताती है कि अगर सिया को खुद को सेफ रखना है और उस कर्ज को हमेशा के लिए रोकना है तो सिया को वापस से उसी शापित दुनिया में जाकर उस फोन को रियल वर्ल्ड में लेकर आना पड़ेगा। और ये काम सिया के अलावा कोई और नहीं कर सकता क्योंकि सिया ही है जो कि वेंजफुल स्पिरिट
के शापित दुनिया और रियल वर्ल्ड दोनों से कनेक्टेड है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये रिचुअल पूरा नहीं हुआ, उसने तीनों दरवाजे क्रॉस नहीं किए थे, लेकिन समहाउ उसको हायंग ने यहाँ पर चीट कोड के चलते बचा लिया था, तो इसलिए वो दोनों दुनियाओं से जुड़ चुकी थी। खैर अब अचानक से ही रात का सीन आता है जहाँ पर सभी सो रहे थे और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की बूंदों की जगह से सिया की फेस के ऊपर ब्लड की बूंदें गिरने लगती हैं। अब सिया अचानक से जाग जाती है और देखती है कि पूरी सीलिंग से खून टपक रहा था और देखते ही देखते सिया पूरी खून से भीग जाती है। इसका मतलब ये था कि ये कर्स फिर से शुरू हो चुका था और हम जानते हैं कि वो दोनों ही दुनियाओं से जुड़ी हुई थी, जिसके चलते आगे कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला था। इसी के साथ में तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरा रूम खून से भरा हुआ था और सिया को अपने सामने हियंग की स्पिरिट दिखाई देती है और वो सिया के पीछे अपनी फिंगर पॉइंट कर रही थी। सिया दिखती है कि उसके पीछे एक और लड़की खड़ी हुई थी और उसने भी हियंग के जैसे ही स्कूल ड्रेस पहन रखी थी। खैर जैसे ही वो लड़की सिया पर हमला करती है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये उसका नाइटमेयर था। अब अगले दिन सिया हायंग को इसके बारे में बताती है तो हायंग ये कहती है कि हो सकता है कि उस कर्ज के पीछे 2 व्यक्ति होंगे। वो उसको ये भी बोलती है कि सिया का शापित दुनिया में जाकर वो फोन लेकर आना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए उनको असल दुनिया में वो फोन ढूंढना होगा। और इसमें बांगयुल जो था वो सिया और हाजुन की हेल्प करने वाला था। वो सिया को किसी भी कॉल या फिर टेक्स्ट का आंसर करने से भी मना करता है। फिर हायंग सिया को एक सफेद व्हाइट थ्रेड से बना हुआ ब्रेसलेट देती है और कहती है कि जब तक वो ब्रेसलेट उसके हाथ में है तो कोई भी इविल शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर सिया और हाजुन बांगयुल के साथ वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी हाजुन लौटकर वापस आता है और वो अपनी बहन को थैंक यू बोलता है उनकी हेल्प करने के लिए और फिर वहां से निकलता है। अब फिर हाजुन बांगयुल से पूछता है कि क्या उसकी बहन कभी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो बांगयुल कहता है कि अगर वो घर से बाहर निकली तो उसकी बॉडी झेल नहीं पाएगी, लेकिन वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। खैर इसके बाद फिर वो दोनों हाजुन के घर के लिए निकल पड़ते हैं और उधर हम ग्योनवू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से चुपके से भागकर सिया के अपार्टमेंट आ जाता है, लेकिन वहां अंदर नारी पहले से ही थी। तो ग्योनवू उसको अपने अपार्टमेंट में ले जाता है क्योंकि उनकी नेबर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रही थी। फिर हम हाजुन, सिया और बांगयुल को देखते हैं और वो तीनों हाजुन के घर में थे। अब हाजुन जो था वो ह्योंगबुक के लैपटॉप में उसकी हिस्ट्री को चेक कर रहा था ताकि उनको पता चल सके कि ह्योंगबुक को वो गिरिगो ऐप कहां से मिला था। तो उनको पता चलता है कि ह्योंगबुक डिस्कॉर्ड पर काफी एक्टिव था, तो वो उसका डिस्कॉर्ड चेक करने लगते हैं कि तब भी उन्हें मिन्सू नाम के एक लड़के की ऑडियो कॉल आती है। अब ये कॉल डिस्कॉर्ड पर आई थी तो हाजुन माइक ऑफ करके मिन्सू से ह्योंगबुक बनकर बात कर रहा था और उन्हें मिन्सू से पता चलता है कि वो बहुत डर गया था क्योंकि ह्योंगबुक के बारे में रूमर्स थे कि वो खत्म हो चुका है। खैर फिर वो तीनों ही मिन्सू को मिलने के लिए कहते हैं तो वो कहता है कि वो ह्योंगबुक से यूजुअल वाली जगह पर मिलेगा। अब वो तीनों काफी प्रॉब्लम में थे क्योंकि उनको नहीं पता था कि ह्योंगबुक मिन्सू से कहां पर मिलता था, लेकिन हाजुन ह्योंगबुक की गूगल मैप एक्टिविटी चेक करता है। उसको पता चलता है कि मिन्सू और ह्योंगबुक एक स्कूल के पास मिला करते थे। अब इसके बाद हम नारी और ग्योनवू को सिया के अपार्टमेंट में देखते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को ही वहां का कोड पता था। अब ग्योनवू वहां पर अपना फोन ढूंढ रहा होता है, लेकिन हम जानते हैं कि उसका फोन तो नारी के पास था। खैर उसे अपना फोन कहीं नहीं मिलता तो वो नारी से उसका फोन मांगता है और खुद की वीडियो देखता है जो कि नारी ने रिकॉर्ड करी थी। अब हमको सिया, बांगयुल और हाजुन को दिखाया जाता है और वो मिन्सू से मिलने आए थे, लेकिन मिन्सू बांगयुल को देखकर वहां से भागने लगता है और वो उन तीनों को बहुत भगाता है और एक बिल्डिंग की रूफ पर चढ़ गया था और लैडर नीचे फेंक देता है। लेकिन सिया उसका पीछा करती है और क्योंकि वो एथलीट थी तो वो आसानी से जंप करके रूफ पर कूद जाती है। फिर वहां बांगयुल और हाजुन भी आ गए थे और वो तीनों मिन्सू से सवाल पूछने लगते हैं। फिर उन्हें मिन्सू से पता चलता है कि वो ह्योंगबुक को उसकी मेडिसिन देने के लिए मिलता था और आपको याद हुआ कि हमने ह्योंगबुक को स्कूल के अंदर किसी तरह की पिल्स लेते देखा था, तो वो पिल्स उसको मिन्सू नहीं दी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ह्योंगबुक को पहले से पता होना चाहिए था कि विश मांगने के बाद क्या होगा, यानी कि इसके परिणाम उसको पहले से पता थे क्योंकि उस लिंक के साथ पोस्ट के अंदर सब कुछ लिखा गया था जो कि डिस्कॉर्ड के अंदर डाली गई थी। और सबसे बड़ी बात कि अब उस पोस्ट को ओनर ने डिलीट कर दिया था। फिर मिन्सू उनको बताता है कि वो पोस्ट ह्योंगबुक के स्कूल की ही हॉरर स्टोरी के बारे में थी और उस पोस्ट के अंदर 2 स्कूल गर्ल्स की फोटो थी और उनका नाम था शीवॉन और हियंग। कहा जाता है कि हियंग जो थी वो असल में एक शेमन की बेटी थी। फिर सिया मिन्सू को बताती है कि ह्योंगबुक खत्म हो चुका है और ये सुनकर वो बहुत दुखी था। खैर अब ये तीनों ही मिन्सू को अपनी कार में बैठा लेते हैं और हाजुन जो होता है वो ह्योंगबुक के लैपटॉप के अंदर से उसी डिलीट करी गई पोस्ट को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। उसे वो पोस्ट मिल जाती है और वो एक फोटो थी जिसके अंदर 2 स्कूल की लड़कियां थी और दोनों की यूनिफॉर्म सिया और हाजुन के स्कूल जैसी थी। ये दोनों ही लड़कियां असल में उन्हीं के स्कूल में पढ़ती थीं और मिन्सू बताता है कि लेफ्ट वाली शिवॉन थी और राइट वाली हियंग जो कि शेमन की बेटी है। फिर बांगयुल मिन्सू से उस शेमन के घर का एड्रेस पूछते हैं, लेकिन मिन्सू को बस इलाका पता था, घर नहीं पता था। फिर बांगयुल ये सारी बातें हायंग को बताता है और सिया बताती है कि उसने 2 लड़कियों को देखा था लेकिन उसने उनका फेस नहीं देखा। आपको याद होगा उसका वो नाइटमेयर जिसके अंदर 2 लड़कियां थी।
खैर हम ये भी देखते हैं कि हायंग को कुछ ऐसा पता था जो कि शायद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बांगयूल, हाजुन और सिया जो होते हैं वो हियंग के घर वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। बांगयूल कार में से अपने डिवाइन डैगर और डिवाइन कंपास को निकालता है जो कि उसे इविल स्पिरिट्स की प्रेजेंस के बारे में बताता है। फिर बांगयूल उन दोनों को पहले ही बता देता है कि अगर किसी घर की छत पर उन्हें फ्लैग लगा दिखाई दे तो अंदर मत जाना। फिर वो उस एरिया की सबसे ऊपर वाली जगह पर जाते हैं और पूरा एरिया बंद पड़ा हुआ था, लेकिन वहां पर एक घर में लाइट जल रही थी। तो वो तीनों वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि वो एक शॉप थी और उसकी ओनर असल में एक बूढ़ी महिला थी। अब वो तीनों वहां से कुछ चीजें खरीदते हैं और फिर वो ओल्ड लेडी से उस शेमन और उसकी बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन उनको पता लगता है कि उस शेमन की बेटी का नाम शिवॉन था, जो कि काफी वियर्ड सी बात होती है। एनीवेज अब हाजुन उस ओल्ड लेडी को वो पिक्चर भी दिखाता है और वो ओल्ड लेडी बताती है कि शिवॉन ही उस शेमन की बेटी है, लेकिन उसको देखे हुए 3 साल बीत गए हैं और वो शेमन भी काफी टाइम पहले ही खत्म हो गई थी। फिर बांगयूल उस लेडी से उस शेमन के घर के बारे में पूछता है और वो उन्हें उसके घर का एड्रेस बता देती है। फिर वो तीनों ही उस शेमन के घर जाने लगते हैं और सिया उस नमक के बारे में पूछने लगती है जो उन्होंने खरीदा था। तो बांगयूल बताता है कि वो सॉल्ट उनके लिए बहुत काम का है और वो तीनों उस शेमन के घर पहुंच जाते हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि सॉल्ट से प्रोटेक्शन होती है, एटलीस्ट वेंजफुल स्पिरिट से। अब बांगयूल ये बोलने लगता है कि ना वहां पर शेमन मिली और ना ही रिचुअल मास्टर, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी चीजें हो रही थी उनका कुछ सेंस नहीं बन रहा था। अब अचानक से बांगयूल को कंपास में मूवमेंट फील होने लगती है घर के पास में। वो सिया और हाजुन को पास में ही खड़े करके उनके अराउंड अपने डैगर से एक सर्कल बनाता है और फिर दूसरा सर्कल बनाया गया था सॉल्ट से, और वो उन दोनों को ही उस सर्कल से बाहर निकलने से मना करता है और खुद अब उस शेमन के घर के अंदर जाता है। अंदर बांगयूल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसका कंपास मूव नहीं कर रहा होता, तो वो पूरे घर को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगता है। अब बाहर हाजुन जो होता है वो सिया के फोरहेड पर बैठे हुए मच्छर को मारने के लिए उसके माथे पर मार देता है, जिस वजह से सिया सर्कल से बाहर चली गई थी। अब उसे वहां पर 2 स्कूल गर्ल्स में से एक की स्पिरिट दिखती है, लेकिन सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। फिर उधर घर के अंदर बांगयूल को एक वॉल के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो कि वॉलपेपर से ढका गया था और उसके पीछे वॉल पर खून से बने हुए टेलिस्मैन्स थे। और जब बांगयूल वो दरवाजा खोलता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अंदर बहुत ही डरावनी चीजें थी और अंदर एक वूडू वाला रिचुअल करा गया था और वही एक स्कूल गर्ल की ड्रेस भी थी जिसके अंदर कुछ बाल थे और उसके ऊपर एक टेलिस्मैन भी था जो कि किसी से प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। अब क्योंकि बांगयूल को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो हर एक चीज की फोटो क्लिक करने लगता है ताकि वो सारी चीजों को हायंग को दिखाएगा। अब उसे वहां पर एक छोटा सा दरवाजा भी दिखता है और जब वो उसको खोलता है तो उसके पीछे खिड़की थी और खिड़की के अंदर मरी हुई रेवन बर्ड्स फंसी हुई थी। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। अब बाहर सिया उस स्कूल गर्ल की स्पिरिट का पीछा करती है और उसके पीछे हाजुन भी चला गया था, यानी कि ये प्रोटेक्शन सर्कल से बाहर थे। और सिया देखती है कि उस लड़की की स्पिरिट उसे जमीन की तरफ पॉइंट करके कुछ बताना चाह रही थी और अचानक वो गायब हो जाती है। फिर जल्दी से जाकर सिया वहां चेक करती है जहां पर उस स्पिरिट ने पॉइंट किया था। वहां पर एक स्कूल गर्ल की ड्रेस थी, यानी कि अंदर भी और बाहर भी, और उसकी पॉकेट के अंदर एक फोटो थी जिसके अंदर शिवॉन और हियंग थी। फिर सिया और हाजुन बांगयूल को आवाज लगाकर बुलाते हैं और वो उसको सारी बात बोलते हैं। खैर वो तीनों ही कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं और बांगयूल वो सारी पिक्चर जो उसने क्लिक करी थी वो उनको अपनी बीवी हायंग को भेज देता है। अब हायंग भी काफी हैरान थी, क्योंकि उन पिक्चर से साफ पता चल रहा था कि शिवॉन की मॉम कोई नॉर्मल शेमन नहीं थी। फिर बांगयूल कहता है कि वो पता लगा सकता है कि वो किस तरह की शेमन थी, लेकिन हायंग कहती है कि उन्हें बस उस मेहंग वाले फोन को ढूंढना है और बाकी चीजों से उनका मतलब नहीं था। फिर हाजुन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो गिरिगो ऐप के सर्वर में किसी तरह से एंटर हो जाएं तो उन्हें वो सारी विशेस की वीडियोस मिल जाएंगी जो लोगों ने गिरिगो पर सेंड करी थी, और उन्हें वो वीडियो भी मिल सकती है जिसकी वजह से वो कर्ज शुरू हुआ था, यानी कि सबसे पहले विश की वीडियो। और अगर उन्हें वो मिल गई तो वो उस वीडियो के GPS कोऑर्डिनेट से पता लगा सकते हैं कि वो वीडियो कहां पर शूट हुई थी, और फिर उन्हें वो मेहंग भी मिल सकता है, यानी कि वो फोन मिल सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि वीडियो बस रजिस्टर्ड सर्वर से ही डाउनलोड हो सकती है, और उसका सॉल्यूशन सिया के पास था। वो बताती है कि कोच मैम के कंप्यूटर से वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वो तीनों सीधे स्कूल पहुंच जाते हैं और कोच के वहां से जाने का इंतजार करते हैं। अब जैसे ही कोच वहां से जाती है तो बांगयूल कार में इंतजार करता है, और सिया और हाजुन जो होते हैं वो स्कूल के पीछे बने हुए फेंसेस में जो होल्स थे उसमें से निकलकर स्कूल में एंटर कर जाते हैं। अब फेंसेस के अंदर ये जो होल था वो असल में सिया ने ही बनाया था ताकि वो वहां पर आकर चुपके से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सके, विच एक्सप्लेन्स कि वो इतनी अच्छी एथलीट क्यों थी। थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा रगड़ना ही पड़ता है। एनीवेज अब ये दोनों ही प्रैक्टिस रूम में चले जाते हैं और वहां पर जाना बहुत आसान था, क्योंकि दरवाजे के लॉक का पिन जो था वो 1 2 3 4 था।
और सिया बताती है कि कोच हर चीज का पासवर्ड 1 2 3 4 ही रखती है और उसके कंप्यूटर का पासवर्ड भी यही था। खैर अब उनको गिरिगो का सर्वर मिल जाता है और वहां पर ढेर सारे लोगों ने अपनी विशेष वाली वीडियोस डाल रखी थी और वहीं उनको नारी की विश वाली वीडियो भी मिल जाती है जहां पर उसने विश मांगी थी कि उसे 2 लोगों की मौत चाहिए, लेकिन हमें बस योंग वुक का नाम बताया जा रहा था, हमें दूसरा नाम बताया नहीं जाता। और वो विश नारी ने तब मांगी थी जब वो क्लब के अंदर गई थी चुपके से और उसके कजन ब्रदर सिस्टर ने उसके लिए कार्ड बनाया था। खैर वहां पर उसने बहुत ही शराब भी पी रखी थी। खैर फिर हम ये देखते हैं कि ग्योनवू और नारी भी उसी फेंस में बने हुए होल से स्कूल में आ गए थे, लेकिन सिया का एक ही सवाल था कि अगर नारी ने विश मांगी थी कि योंगवू खत्म हो जाए और उसकी विश पूरी भी हो गई तो आखिरकार नारी खुद जिंदा कैसे थी। और बस इसी के साथ में भी चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कोरियन सीरीज ए विशेस कुड किल सीरीज के पहले 4 एपिसोड की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही होगी। अब बाकी के एपिसोड्स के लिए आपको जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक और 400 कमेंट करने होंगे ताकि अगले 4 एपिसोड फटाफट आ जाएंगे। और यहाँ पर जो मिस्ट्री है वो काफी डेंजरस है, काफी खतरनाक है, आपको देखकर काफी मजा आएगा।